अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलरेज़ ख़ान। आप देख रहे हैं जो बात है। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो है चाइना की तरक्की के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उसके एआई सिस्टम के बारे में और उनके हेल्थ सिस्टम के बारे में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिज़वान आरिफ़, जो कि इस वक़्त चाइना मीडिया ग्रुप सीजीटीएन में उर्दू और पंजाबी ज़बान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और चीन की इक़्तिसादी और साइंसी तरक्की को नज़दीक से देखने का तजर्बा रखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि चीन ने गुर्बत पे कैसे काबू पाया और दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत कैसे बना और मस्नूई ज़ानत में इसकी कामयाबी के पीछे कौन से अमल हैं। रिज़वान, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। रिज़वान, मुझे ये बताएं कि चीन ने कुछ दहाइयों के अंदर अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला, तो ये मुआवजा कैसे हुआ? बिल्कुल गुररेज़ साहब, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। चीन की जैसे कि आपने बात की है, चीन ने 20 दहाइयों में मतलब 20 बरसों के दौरान चीन ने तकरीबन 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला। जो इंतहाई गुर्बत में थे लोग, उनको गुर्बत से जो है निकाला है। उसमें सबसे पहले जो चीन की मैं समझता हूँ कि इसको अगर मैं वन लाइन में बता सकूँ, तो ये चीन का लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक मॉडल है। मतलब जिस तरह अभी यहाँ पर 15वां 5 साला मंसूबा चल रहा है। हर 5 साल के बाद चीन अपने इस प्लान को रिव्यू करता है, फिर उसमें देखता है कि इसमें कोताहियाँ क्या थी, कहाँ खामियाँ थी, कहाँ हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और टारगेटेड सब्सिडी दी जाती है। मतलब अगर एक देहात है, तो उसमें आप ये देखें कि उसमें बीजिंग वाली ही फैसिलिटीज़ होंगी। उसमें सेहत आपको यहाँ वाली मिलेगी, तिब्बी सहूलियात यहाँ वाली मिलेंगी। फिर इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स आपको हर काउंटी में, हम देहात में, हर जगह पर बिल्कुल बेहतरीन रोड्स मिलेंगी। स्कूल का इनका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम, जो ओरिजिनली वन सिलेबस यूनिट है ना, वो चाइना में लागू है। आप चाइना में बीजिंग में हैं या फिर आप दूर किसी जगह पर, दूर अफ्ताजा किसी इलाके में हैं, तो सेम सिलेबस है बच्चों की, मेयार सेम है। सेहत की जो सहूलियात हैं वो सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। हर काउंटी का अपना हॉस्पिटल। ये नहीं होगा कि आप अगर बीजिंग में हैं तो आपको किसी मर्ज़ के इलाज के लिए किसी दूसरे सूबे में या किसी दूसरे शहर जाना पड़े। आपकी सेहत की सहूलत उसी काउंटी में, उसी शहर में मौजूद होंगी। इनका जो सबसे टारगेटेड सब्सिडी जो मुझे सबसे ज़बरदस्त लगी, उसमें इनके पास जो ख़ानदान है उसका एक डेटाबेस है। मतलब जैसे कि किसी ख़ानदान में कम उम्र के बच्चे हैं, तो वहाँ पर तालीम को जो है वो सब्सिडाइज़ करके उन्हें दिया गया है। फिर कोई एक ख़ानदान है जिसमें यंग जो लड़कपन के बच्चे हैं वो हैं, तो उनकी अगर तालीम बेहतर है तो उनको फिर हुनर की जानिब लेकर जाया जाता है। जो सब्सिडी है उनको फिर स्किल्स डेवलपमेंट की जानिब जो है वो चाइना की जानिब से दी गई है। फिर इसके अलावा अगर कोई मतलब नौजवान हैं जो कि 25-30 या इस एज में जो है वो पहुंच चुके हैं, और उनके पास कोई ज़राई ज़मीन है या इस तरह का कोई बिज़नेस मॉडल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम ज़राई ज़मीन की बात लेते हैं, किसानों की बात लें, तो ज़राई ज़मीन में उनको फिर वहाँ पर सब्सिडी दी जा रही। तो चाइना का एक तो जो ये मॉडल है, ये एक लॉन्ग टर्म मॉडल है। दूसरा, इसमें टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। ये नहीं कि सिर्फ तालीम पर पैसे लगा दिए गए हैं, ये नहीं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगा दिए गए हैं। लोगों की जो ज़रूरियात हैं और जो जिनकी उनको ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आवाम को, उस चीज़ को बेसिकली टारगेटेड सब्सिडी की जा रही है। और जो आलमी बैंक है हमारा, वर्ल्ड बैंक, उसकी जानिब से जो फ़िगर सामने आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि 80 करोड़ आवाम को चीन ने गुर्बत, इंतहाई गुर्बत से जो है वो निकाला है। और ये जो 80 करोड़ का फिगर है, ये जो पूरी दुनिया की जो गुर्बत है उसका 75% बनता है। मतलब चाइना ने एक ऐसा ज़बरदस्त काम किया है कि लोग उसको ऑटोमेटिकली प्रेज़ भी कर रहे हैं और उसके मॉडल को फ़ॉलो भी कर रहे हैं। ओके रिज़वान, मुझे आप ये बताएं, आज दुनिया की चीन दूसरी बड़ी मैशत है। आपके नज़दीक इसकी बुनियादी वजह क्या है? गुलरेज़ साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है। अगर मैं इसको मैं कैटेगराइज़ करूँ ना, तो मैं इसको 3 बुनियादी सतून पर कैटेगराइज़ करूँगा। पहला, इनका जो इकोनॉमी का जो मॉडल है वो लॉन्ग टर्म है। मतलब शॉर्ट टर्म फैसले नहीं होते, लॉन्ग टर्म फैसले किए जाते हैं, ताकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो सरमायाकार हैं, उनका भी जो एतमाद है वो बहाल, उन्हें भी पता हो कि जो मेरी सरमायाकारी है वो
कहीं जा नहीं रही या डूब नहीं है। दूसरा, चीन एक वक्त में दुनिया की फैक्ट्री बन गया था। हर चीज़ जो है मेड इन चाइना, पहले भी और आज भी मेड इन चाइना। हर चीज़ आपको, आप किसी भी अच्छे ब्रांड के फ़ोन का आप नाम ले लें, आप किसी भी मशीनरी का नाम ले लें, इवन आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चले जाएँ, एआई में चले जाएँ, क्वांटम टेक्नोलॉजी में चले जाएँ, स्पेस टेक्नोलॉजी में चले जाएँ, हर चीज़ आपको चाइना टॉप का जो नंबर है वो चाइना का होगा। फिर उसके बाद अगर आप मैथमेटिशियंस की बात करें, तो अभी ये रिसेंटली उनका जो मैथमेटिशियंस का जो समझें कि ग्लोबल पीस अवार्ड होता है, उसमें 2 चाइनीज़, एक खातून और एक मर्द, उन उन 4 लोगों में से 2 लोग चाइनीज़ थे। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता जिद्दत तराज़ी की जानिब गए हैं, टेक्नोलॉजी की जानिब गए हैं, और एंड पर जो तीसरा इनका सुकून है, वो इनका ह्यूमन रिसोर्स है। साइंसदान, फिर इंजीनियर, डॉक्टर, यू नेम इट, एवरीथिंग आपको चाइना की जानिब से। हाँ, मतलब चाइना जो है वो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जो आलमी इकोनॉमी, आलमी तजारत में अगर आप चाइना को निकाल दें तो आई थिंक वो कोलैप्स हो सकती है। तो चाइना अपने, मतलब इन इन तीनों चीज़ों की मिलाकर चाइना जो है वो बड़ी इकोनॉमी की जानिब जो है वो गामज़न है। और अभी भी जो फिगर है, मतलब 2025 के अगर हम फिगर देख लें, तो चाइना की जो 2025 में जो मईशत थी वो 140 खरब युआन की थी। मतलब ना 140 करोड़, ना ही 140 अरब, ये 140 खरब युआन की इकोनॉमी। तो अब ये जो फिगर्स हैं हम डेली मतलब देखते हैं, खबरें भी करते हैं, तो जो इनकी तजारत की वजारत है, उनकी जानिब से डेली जो ये शशमाही के अभी आए हैं रिजल्ट्स, उसमें भी चाइना इतने फ़ीसद तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी में 20%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 15%। इस तरह हर अभी ये हर 3 माह के बाद भी इनका एक वो साइकिल होता है, हर 6 माह के बाद भी साइकिल होता है। ईयर आए पर ये दोबारा फिगर्स देंगे कि ये किस, अब जो है ना चाइना बड़ी मैशत की जानिब जो है वो गामज़न है। अच्छा रिज़वान, मस्नूई ज़हानत में चाइना की कामयाबी को आप किस नज़र से देखते हैं? या ये सिर्फ़ टेक्नोलॉजी तक हैं या इससे बढ़कर के भी कुछ और हैं? जी बिल्कुल, गुरेज साहब, बहुत अहम क्वेश्चन है ये, आज के दौर का क्वेश्चन है बेसिकली, कि एआई जो है वो किस तरह एक तो आपकी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रही है। और चाइना के हवाले से अगर आप बात करें तो चाइना एआई को हेल्थ के सेक्टर में यूज़ कर रहा है। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि चाइना में जो अब डॉक्टर्स हैं वो एआई को यूज़ कर रहे हैं। मतलब उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया है जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जज्बात, फिर जो उनकी ऑपरेशन है, उनकी वीडियोस और इस तरह की सारी चीज़ें, उनकी ऑब्जर्वेशंस, ये सारे उस एआई मॉडल में नस्ब कर दी गई हैं, उसका डाटा सारा उसमें। अब जो एक आप इसकी ऐसे मिसाल ले लें कि एक जो चीचा बतनी में जो डॉक्टर बैठा हुआ है, वो अपने मरीज़ को वही सहूलियात दे सकता है। एंड फैसला तो एक डॉक्टर नहीं करना, लेकिन वो उस मरीज़ को उसकी फ़ौरी तौर पर उसकी ऑब्जर्वेशन या उसकी इलामात देखकर उसकी बीमारी को डिटेक्ट कर लेगा। और डॉक्टर को समझे कि एक प्लस पॉइंट है उसका कि उसकी 100 बीमारियों में से उसका सारा उसको एग्जामिन करने की और उसको बता देगी कि इसमें ये बीमारी मुझे लग गई है। तो इस वजह से अभी एंड फैसला तो डॉक्टर के उसमें ही है। लेकिन आप ये देखें कि चाइना ने जो हेल्थ की फैसिलिटी है उसमें भी एआई को यूज़ किया है। इसके अलावा मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, ज़राअत में आप परेशान होंगे कि ज़राअत में आप एआई को कैसे यूज़ कर रही। किसानों को बारिशों की मतलब वो बताया जाता है कि इस आपके एरिया में इतने दिनों का इतना स्पेल आ रहा है बारिश का। हुँ। फिर अभी इस तरह अभी पाकिस्तान में भी इस तरह सैलाब की सूरत आ रहा है, चाइना में भी थी। चाइना में बावी नाम का जो है वो सैलाब आया टाइफून का। तो आप ये देखें कि आप बिल्कुल बेशक आप कुदरती आफात से उस तरह तो नहीं निपट सकते, लेकिन 95% चाइना ने अपना नुकसान जो है उसको बचा ली। रेस्क्यू टीम्स को पहले उन्होंने इंटीमेट किया कि ये जो टारगेटेड एरिया, ये रेड स्पॉट्स हैं हमारे, यहाँ पर आप पहले ही। रेस्क्यू टीम्स वहाँ मौजूद थी, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर मौजूद थी, तिब्बी जो माहिरीन थे उनको वहाँ पर भेजा गया पहले से। फिर उसके बाद लोगों को जो बहुत रेड स्पॉट्स थे वहाँ से लोगों को पहले से इवैक्यूएट किया गया कि ये जो एरियाज हैं ये मोस्ट डेंजरस एरियाज हैं, आप यहाँ से पहले से इवैक्यूएट हो। तो इस तरह करके चाइना ने एआई को ज़राअत में भी यूज़ किया है। फिर उसके बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए अब पाकिस्तान को भी चाइना ने जो है माज़ो नाम का एक जो है वो टेक्नोलॉजी दी है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, आप बारिशों के हवाले से, जहाँ ज़्यादा बारिशें हैं उसके हवाले से टेक्नोलॉजी चाइना बाकी मुल्कों को भी दे। तकरीबन 26 ममालिक हैं जिनको चाइना ये टेक्नोलॉजी देगा कि आप ये देखें कि ये चाइना के एक बड़ापन या इसके खुलेपन की एक पॉलिसी है। ये एक विन विन सिचुएशन,
मतलब चाइना सिर्फ फूड रह के नहीं खा रहा, अपने साथ साथ अपने जो उनके आईसी हैं, जो उनके दोस्त ममालिक हैं, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना आयरन ब्रदर, तो इनको भी ये आगे अपने साथ लेकर चलेंगे। अब जिस तरह ये वाली टेक्नोलॉजी भी चाइना ने पाकिस्तान को दी है, इसके अलावा जो दीगर ममालिक है वहाँ पर भी एआई की जो टेक्नोलॉजी है या जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी, चाइना अपने पास छुपा के नहीं रखा है इसको। चाइना ये चाह रहा है कि आलमी जो तजारत है उसमें भी इजाफा हो, पूरी दुनिया तरक्की करे और जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उनसे जो है वो हम निपट सकें। जैसे अभी आपने बात की कि आयरन ब्रदर्स, हम चाइना के दोस्त ही नहीं बल्कि हम उसके पड़ोसी भी हैं। जैसे कि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। हम देखते हैं कि होटल के अंदर रोबोट्स सर्व करते हैं। एआई की यूज़ की अगर बात करते हैं कि वहाँ की जो पुलिस है वो भी एआई तक आ चुकी है। मतलब उनका सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मतलब वो टेक्नोलॉजी में तो इतने आगे हो चुके हैं, लेकिन हम उनके नेबर होने के बावजूद, इनके आयरन ब्रदर होने के बावजूद आज तक पाकिस्तान को इस लेवल पे फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए मेरे ख्याल में तो चाइना की जानिब से बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान समझे कि उन एक्सेप्शनल ममालिक में है जिनको चाइना बढ़ चढ़ कर ये चाह रहा है कि वो तरक्की करे। अब जिस तरह पहले जो आपने क्वेश्चन किया था, असल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब जिस तरह चाइना सी पैक में पाकिस्तान के साथ देखें किस तरह चल रहा है, सी पैक का फ़ेज़ 2 भी शुरू हो चुका है। फिर इसी तरह गवादर पोर्ट में चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। फिर अभी ये जो मांगो का आपको मैंने बताया कि एआई का जो निज़ाम है, जो बारिशों, सैलाब और इस तरह की जो कुदरती आफ़ात हैं उस हवाले से एआई की निज़ाम है, ये उन्होंने पाकिस्तान को दिया। फिर इसके अलावा अभी रिसेंटली आलमी मसनूई ज़हानत कॉन्फ्रेंस 2026 हुई है यहाँ पर। हुँ। इस साल पूरी दुनिया को जो है संडे के ग्लोबल विलेज के तौर पर साथ ला रहे हैं कि बस इकट्ठे हो जाएं और साथ चलें। तो अब पाकिस्तान में मतलब जिस तरह एक तो हमें टारगेटेड सब्सिडी की आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह आपको मैंने चाइना का मॉडल बताया, इससे हमें चाइना से एक तो ये मॉडल कीपिंग ज़रूरत है। एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, दूसरा ये कि जिस तरह हम लोग किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका प्रॉपर फॉलो अप रखते हैं। मतलब किसी भी जगह अगर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है तो अगर उसका आउटकम वो नहीं आया तो वो उस पर दोबारा से इंक्वायरीज हो कि इस चीज़ का आउटकम उस तरह क्यों नहीं आया, हमने पहले तो प्लान किया था। फिर ये अपने प्लान्स को री रिव्यूज़ करते हैं। हर प्लान को आप 5 साल बाद 2 साल बाद री रिव्यू कर रहे हैं कि यार इस प्लान में कोई चीज़ गलत तो नहीं हमसे हो गई। तो फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजी की जानिब ज़्यादा जाए। अब जिस तरह पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि हम टेक्नोलॉजी की जानिब ज़्यादा जाएँ, तो इसी तरह चाइना का ये मॉडल है कि वो टेक्नोलॉजी की जानिब ज़्यादा जाते हैं, हर चीज़ को री-रिव्यू करते हैं। और फिर इसके अलावा और भी जो बहुत से, अब जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स का एक एंगल है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास जिस टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारी यूथ है। पाकिस्तान इस टाइम उन ममालिक में से है जिनमें यूथ की जो तनासुब है वो ज़्यादा है। तो हमारी यूथ से भी मेरी ये अपील होगी कि वो एआई की जानिब जाएँ, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की जानिब जाएँ, जो नई डेवलपमेंट्स हैं उनकी जानिब जाएँ। अब जिस तरह चाइना में आपने रोबोट्स की बात की, तो यहाँ पर बीजिंग में हम के करीब एक ग्रोसरी स्टोर है। तो उस ग्रोसरी स्टोर की आपको मैं दिलचस्प बात बताऊँ कि वो एक रोबोट से चल रहा है। अब आप वहाँ जाते हैं आप, और वो मल्टी लिंगुअल, मतलब अगर मुझे चाइनीज़ नहीं भी आती तो मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। उसको मैं बता रहा हूँ कि यार मुझे ये दूध का पैकेट चाहिए। अब वो रोबोट उसको स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे, खुद ब दूध आपको पैक करके पकड़ा देंगे। तो ये चीज़ें पहले हम कभी फ़िल्मों में देखते थे या ख्वाबों में सोचते थे कि यार जो मशीनें आएँगी ना, तो वो हमारी इस तरह चलाएँगी। लेकिन वहाँ पर हर चीज़ है। अब टैक्सी अगर आप बुलाते हैं, एक पीक आवर है यहाँ पर। पीक आवर में मोस्टली जो लोग हैं वो जॉब्स कर रहे हैं या कहीं न कहीं कोई कारोबार में बिज़ी। पीक आवर्स में या मुख्तलिफ जो टैक्सी की समझे कि इकसाम है, उसमें एक ड्राइवरलेस टैक्सी भी है। आपने गाड़ी मंगवाई, टैक्सी आती है, वो आपको एक कोड देंगे, आप कोड एंटर करेंगे, उस टैक्सी का दरवाज़ा खुल जाएगा। आप बैठेंगे, अंदर ड्राइवर ही नहीं। अब मतलब मेरे लिए बहुत नया सा एक्सपीरियंस था। जो उसने मुझे टाइम बताया, मेरी डेस्टिनेशन कहा कि आप 10 मिनट 15वें सेकंड में अपनी डेस्टिनेशन पर होंगे। एग्जैक्ट उस टाइम पर मैं वहाँ पहुँचा। एग्जैक्ट मतलब उसने रास्ते में मुझे बताया कि यहाँ पर ये एक रश का पैच है, यहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, यहाँ इतने इशारे आएंगे हमारे पूरे रूट में।
तो मोस्टली इतने इशारे हमें ग्रीन मिलेंगे, इतने हमें रेड मिलेंगे, तो हम इस तरह एक एस्टिमेटेड टाइम में यहाँ पहुँच जाएंगे और उससे मैं कोई 5-10 सेकंड पहले ही अपनी लोकेशन पर पहुँचा। तो ये चीज़ें हमें मतलब पाकिस्तान को इस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत है और प्लस जिस तरह हमारे जो देहात है, जो हमारी ज़राअत है, जो हमारी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, उसमें हमें पाकिस्तान को आई थिंक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लास्ट में रिजवान मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान जैसे ममालिक, चाइना जैसे ममालिक क्या कैसे मॉडल अपना सकते हैं, किस तरह से हम ये चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? देखिए मेरे साहब, सबसे पहले तो के लिए हमारी जो लीडरशिप है उसकी नीयत तो ज़रूर साफ है कि वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाह रही है। अब तो जो हमारी की टॉप की लीडरशिप है वो तो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह बेहतरी की जानिब। उसमें हर चीज़ जो है वो हम हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते, उसमें अवाम को भी उतना हिस्सा डालना पड़ेगा, अम्मा को भी उतना हिस्सा डालना पड़ेगा, मुझे भी उतना हिस्सा डालना पड़ेगा। प्लस ये है कि इसमें अगर जो हमारे इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं, प्लस जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं, अब जिस तरह हमारे जो नौजवान हैं, बदकिस्मती से कभी कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई भी नौजवान जो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है, उसका पहला जो उसके ज़हन में थॉट आती है ना, वो ये होती है कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ। एग्जैक्टली ऐसा ही। जब तक आपने मुल्क में सर्व नहीं करेंगे तो आपका मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर बाहर बैठ के आप और मैं यही बात करेंगे कि देखें पाकिस्तान उस तरह तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ हुकूमत के हाथ में नहीं है, आवाम को भी उतना ही किरदार अदा करना पड़ेगा और ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो हमारी यूथ की, कि हमारी यूथ उस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, टॉप के डॉक्टर्स हैं, बट वो बाहर जाना प्रेफर करेंगे, सऊदीया में या अमेरिका में या किसी और मुल्क में। उनकी प्रेफरेंस पाकिस्तान नहीं हो, हालांकि पाकिस्तान में भी उतनी ही ज़रूरत, ये बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट है जो दूसरे मुल्क में जा रही है। तो अगर यही हमारे मुल्क में रहे, प्लस जो इसमें मैं एक और चीज़ समझता हूँ कि जो हमारे किसान हैं, अब जिस तरह चाइना ने दही तरक्की का जो मॉडल है, अगर हम यही अडॉप्ट कर लें, मतलब आप और मैं भी एक देहाती बैकग्राउंड से हूँ। जैसे ही आप शहर से गांव में जाते हैं, रोड्स की हालत आपको साथ आपके सामने होती है। तो चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में आपको लगेगा कि शायद मैं उसी शहर में घूम रहा हूँ, लेकिन आप जब लोकेशन अपनी देखेंगे या किसी से पूछेंगे तो कहेंगे यार ये तो आपकी काउंटी चेंज हो गई, आप अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गए या कुछ। तो रोड्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपको हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आपको एजुकेशन की जो फैसिलिटी, बच्चों की मतलब 1 यूनिट एजुकेशन है। मतलब अगर एक गाँव में एक जो बच्चा बैठा हुआ है किसी किसान का, वो वही एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जो कि एक लैंडलॉर्ड या एक बिजनेसमैन का बच्चा है। तो यहाँ पर स्कूलिंग का सिस्टम बड़ा अच्छा है। तालीम से बेसिकली आप जिस तरह अपनी आवाम को जब तक आप शऊर और तालीमी याफ्ता नहीं करेंगे, वो किस तरह तरक्की कर। थैंक यू सो मच रिजवान, आपके कीमती वक्त के लिए। आज आपसे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली अबाउट चाइना के बारे में। हमें भी चाहिए, जैसे कि रिजवान भाई ने बोला था, कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हमारी यूथ को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने मुल्क के लिए एआई जैसे चीज़ों में अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गमजन करना चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त दें, एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।